दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में लगभग 25,000 इंटरव्यू लिए हैं और हर फील्ड के आदमी के इंटरव्यू लिए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लीडर हो, सोशल वर्कर हो या कॉमन मैन हो। तो इन 25,000 इंटरव्यू में दोस्तों मैंने कम से कम 2,000 ऐसे आदमियों के इंटरव्यू लिए हैं जो जिनकी लड़की संतान के रूप में जिनकी लड़की थी, लड़का नहीं था। हालांकि ऐसे आदमियों के भी इंटरव्यू लिए हैं जो इनके लड़के थे लेकिन वो विदेशों में सेटल हो गए। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा सिर्फ उन आदमियों की जिनकी संतान के रूप में सिर्फ लड़की है। तो दोस्तों, मैंने उनसे कम 2,000 आदमियों के ऐसे इंटरव्यू जरूर लिए होंगे। तो मैंने उन लोगों से एक सवाल पूछा हर एक से कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपका लड़का होता तो ज़्यादा बेटर होता। तो उनमें से 25% आदमियों ने दोस्तों मेरे को गलत ठहराया और बल्कि मेरे को धमकाया भी या डांट मारने की भी कोशिश की कि कैसी सोच है आपकी, कैसी संकीर्ण सोच है। आज के ज़माने में लड़के लड़की में फ़र्क ही क्या होता है, और लड़कियां जितनी सेवा करती हैं उतनी तो लड़के करते भी नहीं। और मेरा ये डिसीजन था, मैंने तो ऑपरेशन करवा लिया। कुछ ने तो ये कहा कि मैंने तो ऑपरेशन करवा लिया ताकि एक लड़की रहे और बुढ़ापे में मेरी केयर हो सके और मैं सुख से रह सकूँ। कुछ ने ये कहा कि मैंने तो डिसीजन ही ले लिया कि लड़का पैदा मैं करूँगा ही नहीं। तो ये तो था 25% आदमियों का। बाकी 25% ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन लड़कियां ज़्यादा बेटर होती हैं, लड़कों से वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, माँ बाप की ज़्यादा केयर करती हैं और लड़के इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते। और जो 25% थे वो इस मामले में चुप रहे दोस्तों। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ठीक है या नहीं है या कुछ भी, वो इस अवॉइड को टाल गए और उन्होंने ये कह दिया कि अगला सवाल पूछो। और बाकी के जो 25% थे उन्होंने खुद खुले दिल से स्वीकार किया कि हाँ, हम सोचते हैं कि काश हमें बेटा भी होता तो कम से कम हमारे वंश को चलाने वाला होता। ठीक है, बेटियां हैं, सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी हम जो मेहनत करते हैं अगर वो बेटा होता तो और ज़्यादा मेहनत करते। तो ये दोस्तों इंसानी फितरत है कि भले चाहे वो मेरे को गलत ठहरा है या खुद अपने आप को ठीक करने की, ज़बरदस्ती ठीक कहलाने की कोशिश करे, कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों, आदमी उतनी मेहनत नहीं कर पाता, उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अमूमन ये है कि अगर आदमी का संतान के रूप में सिर्फ लड़की है ना, तो वो और ज़्यादा जो उसका सामर्थ्य है, जो उसके अंदर ताकत है आगे बढ़ने की, वो उतनी ताकत से काम नहीं कर पाता। और ठीक है, जो उसके नसीब में है वो तो उसको मिल जाता है, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो वो और भी ज़्यादा हासिल कर सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर वो पॉलिटिशियन हो या कोई और हो। और इसका जो खामियाजा है ना दोस्तों, वो उस आदमी को नहीं होता, वो समाज को भी होता है, प्रदेश को भी होता है, देश को भी होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कोई आदमी है, समाज सेवक ही है, अगर वो उसका लड़का होता तो वो अंदर खुश होता और वो और ज़्यादा समाज सेवा करता और कुछ और आदमियों के लिए काम करता। लेकिन एक टाइम पर आके उसके अंदर ये हो जाता है कि छोड़ने, किसके लिए नाम करना, किसके लिए काम करना, क्यों है, किस लिए। और अगर कोई नेता होता है तो अगर वो मंत्री बनने की उसके अंदर कैपेसिटी है तो वो अगर चाहता है तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता था। और अगर वो नहीं बनता, नहीं इतने प्रयास करता, तो ये सोचिए अगर वो मुख्यमंत्री होता तो अपने प्रदेश का कितना विकास कार्य करवा सकता था, अपने प्रदेश में कितनी संस्थाएं ला सकता था, कितने बच्चों को रोजगार दे सकता था। लेकिन उसकी थोड़ी सी इसी सोच में, क्योंकि ये इस तरह की उसमें आदमी को सालों लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। लेकिन लास्ट टाइम पे उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि छोड़ने, क्यों मुख्यमंत्री बनना, क्यों वो करना, किसके लिए बनना है, क्यों बनना, ये भाव आते हैं दोस्तों। और अगर कोई कैबिनेट मंत्री है तो वो प्रधानमंत्री बनने की अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो वो भी जो उसको आवश्यक स्टेप उठाने होते हैं वो नहीं उठाते, और वो भी उससे पूरे देश को भी नुकसान होता है। तो ये इंसानी फितरत है दोस्तों, इस चीज़ को इनकार नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। खासकर हमारे अपने देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर तो जो पुत्र का भाव है वो दोस्तों हर एक आदमी के अंदर होता ही होता है। वो उसकी प्रोग्रेस को इफेक्ट करता ही करता है, हर हालत में करता है। और खासकर तब जब उसकी लड़की को अगर आगे कोई बच्चा होता है तो वो जो संतान होती है वो उसके पिता के वंश से की कहलाती है। वो चश्मे चिराग होता है, उसके पिता के वंश का होता है, और उसके पिता का जो वंश होता है वो उसी में आगे बढ़ोतरी होती है। और वो जो नाना जो होता है उसके वंश में आगे वो लड़की तक ही रह जाता है। और ये आदमी चाहे कितना ही नकार ले इस चीज़ को,
लेकिन उसके अंदर ये भाव आते ही आते हैं, और ये जब वो भाव आते हैं तो वो खुद भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, और आगे वो उस समाज के लिए भी वो इतना ज़्यादा वो लाभदायक नहीं रहता। वो समाज का भी नुकसान करता है, प्रदेश का भी नुकसान करता है, अपने एरिया का भी नुकसान करता है। खैर चलिए दोस्तों, ये तो बात थी इंसानी फितरत की बात थी, इंसान की सोच की बात थी, और हमारी संस्कृति की बात थी। लेकिन अब दोस्तों हम बात करना चाहेंगे दक्षिण हरियाणा के। हालांकि दक्षिण हरियाणा के ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें विशेष रूप से एक रेवाड़ी जिले में एक जगह रामगढ़ और भगवानपुर, दो गांव, उसके अंदर एक हॉस्पिटल की है। तो हॉस्पिटल में दोस्तों राव इंद्रजीत जी ने उन लोगों से इसलिए जमीन ली थी कि वो हॉस्पिटल बनवा दें, लेकिन जमीन उन्होंने भरोसे पर, इंद्रजीत जी के भरोसे पर जमीन दे दी, और उसके बाद राव इंद्रजीत जी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, बोले एक तरह से चादर तान के सो गए। लेकिन उससे हल्के के लोगों ने, उन गांव के लोगों ने इस चीज़ को अपना थोड़ा अपमान भी समझा, ठगा हुआ महसूस भी किया, और उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। लेकिन दोस्तों अब उस मामले में प्रोग्रेस ये है कि अब ये जो आंदोलन है ये रेवाड़ी हल्के से आगे जा चुका है, और ये प्रदेश सतर पर आ चुका है, और जो प्रदेश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, ये उनके उसमें आ चुका है, नोटिस में आ चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कल इसी रामगढ़ और भगवानपुर हॉस्पिटल का जो धरना स्थल था, वहाँ दो नेता इकट्ठे गए। एक तो गए दीपेंद्र हुड्डा जी, और एक गए अभय चौटाला जी। हालांकि कुछ लोग भले इसमें ये कहते हो कि वे तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ऐसे आदमी जब अपना वक्त लगा के न, अपना खर्चा करके न इतनी दूर आते हैं और अपने नाम का जो समर्थन उनको देते हैं, तो इस तरह के आंदोलनों को बल मिलता है। और वो लोग जो इस तरह की मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वो भी साधुवाद के पात्र होते हैं इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके दर्द को, उनकी ज़रूरत को समझते हैं, जो कि सत्ता पक्ष नहीं समझता कभी भी। तो कल इसमें जो दो नेता आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस आंदोलन को न सिर्फ अपना समर्थन दिया, बल्कि ये भी कहा कि आने वाले टाइम में मैं इस बात को संसद में उठाऊंगा। अगर वो संसद में उठाते हैं, क्योंकि वो सांसद हैं, अगर संसद में उठाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये और भी ज़्यादा इस आंदोलन के लिए अच्छी बात रहेगी और मजबूती मिलेगी, और ये देश की नॉलेज में आएगी कि वहाँ पर ये बात भी हो रही है। और राव इंद्रजीत जी ने उन लोगों के साथ विश्वासघात भी किया है। और अभय चौटाला जी ने तो और एक कदम आगे कहा कि मैं विधानसभा में तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, और अपने अगर मुझे पहले पता होता है कि इन लोगों के साथ इस तरह विश्वासघात किया गया है, तो मैं अपने जो दो विधायक हैं उनको भेज देता, और वो समर्थन करते हैं। तो निश्चय ही अगर वो विधायक आते हैं तो इस चीज़ में बल मिलेगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर आएंगे, मीडिया रिपोर्ट्स भी होंगी, तो ये आंदोलन और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों नेताओं ने उनको जो आश्वासन दिया है, इसका तात्पर्य ये है कि ये जो रामगढ़ और भगवानपुर के लोग हैं, ये अपनी ठीक ट्रैक पर जाने लग रहे हैं, और अपनी मांग के समर्थन में जो आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाने लग रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि अभी उनको और नेताओं को बुलाने की जरूरत है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं, कुछ ऐसे नेताओं को बुलाने की जरूरत है जो आक्रामक हों, और जो हरियाणा के बाहर के और हरियाणा के अंदर अपने पैर जमाना चाहते हैं। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उनको एक लड़का है चंद्रशेखर आजाद या चंद्रशेखर रावण के नाम से, वो काफ़ी आक्रामक लड़का है। अगर उसको भी बुलाया जाएगा तो वो भी उसके लिए फायदेमंद ही रहेगा आंदोलन के लिए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी आक्रामक उसमें अपनी आवाज़ उठाता है, और उसकी मीडिया भी सुनता है, और वो अपने खासकर समर्थक होते हैं उनको भी साथ में लेके आता है। तो इस तरह के लोगों को बुलाया जाएगा तो वो ज़्यादा इस आंदोलन को बल मिलेगा। हालांकि जो वास्तव में इस मांग को पूरा करवा दे, जो कोई भी नेता हो, तो मैं भगवानपुर रामगढ़ के जो लोग हैं ये भी उनसे कहूँगा कि फिर आगे भविष्य में वो समर्थन भी उसी नेता का करें। क्योंकि जो उनकी मांग को पूरा करवाता है, चाहे वो संसद में आवाज़ उठाता है या फिर विधानसभा में आवाज़ उठाता है, तो उसका साथ भी देना चाहिए। कि जो नेता आज इनका साथ दे रहा है, इनकी मांग पूरी करवा रहा है, हॉस्पिटल बनवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, तो उस आदमी का हक भी पड़ता है कि भविष्य में उस आदमी का ये क्षेत्र भी उसका वो दे, साथ दे। खैर चलिए, लेकिन दोस्तों अब हम बात करना चाहेंगे राव इंद्रजीत जी की। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि राव इंद्रजीत जी जब आंदोलनी सतर पर जाने लग रहा है और हल्के से बाहर निकल गए, प्रदेश सतर पर आ रहा है, तो उसके बावजूद राव इंद्रजीत जी क्यों नहीं इस मामले में उन लोगों की बात सुनते। तो इसमें दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने उदाहरण पहले दिया था ना, कि अगर लड़का होता तो कोई भी पिता है वो और ज़्यादा उत्साहित होता और ज़्यादा मेहनत काम करता।
जब लड़की होती है तो उसको लगता है कि यार जितना करना था वो कर लिया, अब छोड़ो इस चीज़ को। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि राव इंद्रजीत जी में भी इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन आ चुकी हो कि अब मेरी तो राजनीति जितनी होनी थी बोली ज़्यादा से ज़्यादा एक चुनाव और लड़ लेंगे बस, उसके बाद तो दैट्स ऑल, उसके बाद क्या करेंगे। तो शायद उस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया हो। और वैसे भी वो सांसद का जो चुनाव लड़ते हैं वो गुड़गांव क्षेत्र होता है, उसमें शायद ये हल्का नहीं आता, रेवाड़ी वाला। तो हो सकता है इसलिए भी वो इस चीज़ की परवाह ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुकी हो या और कोई भी वजह हो उसकी, लेकिन ये आरती राव जी के लिए नुकसानदायक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो चलिए मान लिया और 5 साल राजनीति कर लें, उसके बाद तो उनको रिटायर होना पड़ेगा, लेकिन आरती राव जी के सामने तो पूरी जिंदगी है। और अगर वो सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में कि मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं, तो ये सोचने वाली बात होगी आरती राव जी के लिए कि वो अपने पिता को मनाए। और वो खुद भी स्वास्थ्य मंत्री, हालांकि सरकार के अंदर हो सकता है उनकी इतनी ज्यादा ना चलती हो, लेकिन राव इंद्रजीत जी प्रयास करेंगे तो ये उनका ये प्रयास है सिर्फ इस हल्के के लिए नहीं, आरती राव जी के लिए लाभदायक होगा। तो राव इंद्रजीत जी को मुझे लगता है कि निराश नहीं होना चाहिए और आरती राव जी के फ्यूचर के लिए, उनकी भविष्य की राजनीति के लिए कम से कम ये हॉस्पिटल उनको जरूर बनवाना चाहिए। और मेरी बात का एक और भी इस चीज़ से वो मिलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो ठीक हो कि आरती राव जी का लड़का हुआ था जयवीर, जिनका नाम रखा था। तो मैंने ये कहा था कि आरती राव जी और इंद्रजीत जी, अगर आप इस भगवानपुर और हॉस्पिटल वालों की जो मांग पूरी करवा देते हैं, अगर यहाँ पर हॉस्पिटल बनवा देते हैं, तो परमात्मा आपके इस बच्चे के लिए आसमान की बुलंदियां खोल देगा, सफलता के लिए पूरा आसमान खोल देगा। उसके बावजूद उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई राव इंद्रजीत जी की। तो मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी में भी वो भाव आ चुके हैं इस उम्र में आके कि नहीं अब कुछ भी नहीं करना। तो ये हो सकता है राव इंद्रजीत जी के लिए तो उचित हो, लेकिन ये परिस्थितियां आरती राव जी के लिए नुकसानदायक रहेंगी, भविष्य में नुकसानदायक रहेंगी। और खासकर वो नेता जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ता है उसके लिए तो ये बहुत घातक है। आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि वो इस वोट ले पाएंगे या वो जीत जाएंगे। लेकिन खैर जो भी मामला हो दोस्तों, कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवानपुर रामगढ़ के जो लोग हैं उनको और थोड़ा इस आंदोलन को, आक्रामक लोगों को बुलाना चाहिए और इस आंदोलन को और वो करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी या फिर राहुल गांधी जी को अगर एक बार लाया जाता है तो मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री से ये लोग क्यों नहीं मिले, राव नरबीर जी को सामने क्यों नहीं लेके आए हैं। या तो ये लोग उनसे मिले ही नहीं है, या फिर वो लोग भी नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि राव इंद्रजीत जी के एरिया में कोई काम किया जाए। अगर उनकी ये सोच है तो ये भी अनुचित है। क्यों? क्योंकि अगर इस क्षेत्र की जनता का वो कोई भी काम करेंगे तो इस क्षेत्र की जनता भी तो उनके साथ होगी। भविष्य में उनको भी तो राजनीति करनी है, उनको भी तो अपना वोट बैंक चाहिए। तो मेरे हिसाब से राव नरबीर जी को भी इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। खैर दोस्तों, जो भी है मैं तो ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा करे इन लोगों की जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इस मामले में मैं राव इंद्रजीत जी को अनुचित ठहरा रहा हूँ कि वो जो करे अनुचित करे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वायदा किया था तो निभाइए राव इंद्रजीत जी। और अगर आप नहीं करें, निभाएंगे तो ये आपकी छवि के ऊपर नुकसानदायक रहेगा। ये भले ही आपके जो चारों तरफ रहने वाले लोग हैं वो कुछ भी कहें, कुछ भी आपको पाठ पढ़ाए, कुछ भी चमचागिरी में आपको मना करें, लेकिन मेरे हिसाब से आवाज़, पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए राव इंद्रजीत जी को। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरी ये सोच सही है तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही नहीं है तो भी कमेंट करें, ताकि हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है मेरा ये जो आकलन है ये गलत तो हो सकता है जिन लोगों के मैंने इंटरव्यू लिया उनकी सोच को मैंने सही साबित करने की कोशिश किया, फिर मैंने अपने सामने उसका प्रभाव देखा, तो हो सकता है वो गलत हो, या फिर हो सकता है राव इंद्रजीत जी के मामले में ही मेरा आकलन गलत हो। जो भी हो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। और चलते चलते एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, राव इंद्रजीत जी सोचिए लोगों के बारे में। ऐसा ना हो कि आपका तो राजनीतिक भविष्य ज़्यादा लंबा नहीं है कि आरती राव जी के लिए, हमारी बहन के लिए भी ये जीत आपकी महंगी ना पड़ जाए। खैर दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँ, अपने विचार आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।